हेलो बच्चों, 12th बायोलॉजी अध्याय 15 में आज हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी। दो प्रकार की लाइब्रेरी पढ़ेंगे, cDNA लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी। पहले पढ़ते हैं cDNA लाइब्रेरी। cDNA को बोलते हैं पूरक डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। अच्छा, पूरक डीएनए क्या होता है? mRNA पर अगर हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का उपयोग करें तो जो हमें डीएनए प्राप्त होगा वही डीएनए cDNA कहलाता है। मतलब ऐसा डीएनए जो mRNA से प्राप्त होता है वह cDNA कहलाता है और इसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम लिया जाता है। अच्छा, जो जीनोमिक डीएनए होता है उसमें इंट्रॉन व एक्सॉन दोनों होते हैं, जबकि cDNA पर केवल और केवल एक्सॉन ही पाए जाते हैं। हम cDNA लाइब्रेरी की परिभाषा देखें तो cDNA को परपोषी कोशिका में पहुंचाकर उसमें cDNA की क्लोनिंग करने पर प्राप्त लाइब्रेरी ही cDNA लाइब्रेरी कहलाती है। यानी इसमें cDNA को परपोषी कोशिका में भेजकर उसकी क्लोनिंग करनी होती है। तो इसकी प्रक्रिया अगर अपन देखें तो सबसे पहले हम कोई एक ऐसी कोशिका लेते हैं जो क्रियाशील प्रोटीन का निर्माण कर रही हो, जैसे पर्ण कोशिका या अंडाशय की कोशिका। अब उस कोशिका का अपन mRNA लेते हैं और इस mRNA पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का उपयोग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? cDNA प्राप्त होगा। अच्छा, अब इस cDNA को वाहक से जोड़कर rDNA बनाएंगे। जैसे ये cDNA हो गया, ये हमारा वाहक हो गया, इन दोनों के जुड़ने से क्या बन गया? ये rDNA। अब इस rDNA को कहाँ भेजेंगे? परपोषी कोशिका में। तो ये हमने rDNA कहाँ भेज दिया? परपोषी कोशिका में। अब इसकी करेंगे हम क्लोनिंग तो हमें cDNA की असंख्यीय फोटोकॉपी यानी प्रतियां प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं जब ये परपोषी कोशिका गुणन करती है तो साथ साथ में cDNA की कई सारी प्रतियां बन जाती है। अब प्रोब द्वारा संकरण करा करके पहचान करके इसका विशिष्टीकरण कर लिया जाता है। तो इस प्रकार ये cDNA लाइब्रेरी बनाने की प्रक्रिया है। अब हम पढ़ते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। सबसे पहले जीनोम की परिभाषा पढ़ते हैं। अगुणित गुणसूत्रों की संख्या ही जीनोम कहलाती है। जैसे मनुष्य में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है तो मनुष्य का जीनोम 23 हुआ। अब जीनोमिक लाइब्रेरी की परिभाषा तो संपूर्ण जीनोम को परपोषी कोशिका में पहुंचाकर उसकी क्लोनिंग करने पर हमें जीनोमिक लाइब्रेरी प्राप्त होती है। यानी यहाँ तो हमने केवल cDNA को भेजा था, यहाँ पर पूरा का पूरा जीनोम ही भेजना है। अब इसकी प्रक्रिया वही सेम cDNA लाइब्रेरी के समान ही है, बस फर्क ये है कि यहाँ हम सबसे पहले जीनोम लेते हैं जबकि यहाँ हमने क्या लिया था? cDNA लिया था। अब इस जीनोम को एंडोन्यूक्लियस से उपचार करने पर डीएनए खंड प्राप्त होंगे। इस डीएनए खंड को वही वाहक से जोड़कर rDNA बनाएंगे। rDNA को परपोषी कोशिका में भेजेंगे और क्लोनिंग करके हमने उसकी असंख्यीय प्रतियां प्राप्त कर लेंगे और लास्ट में प्रोब द्वारा संकरण पहचान और विशिष्टीकरण करके जीनोमिक लाइब्रेरी बनाई जाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आनुवंशिक अभियांत्रिकी के चरण। तो ये जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी है इसके कुल 6 चरण हैं। पहले चरण में वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण, दूसरे चरण में क्लोनिंग वाहक का चयन, तीसरे चरण में rDNA का निर्माण, चौथे चरण में rDNA का परपोषी कोशिका में स्थानांतरण, पांचवें चरण में रूपांतरज परपोषी कोशिका का चयन और छठे चरण में वांछित जीन की अभिव्यक्ति। तो इसको हम एक ये डायग्राम द्वारा समझ के देखते हैं चरणों को। पहला चरण शुरू कर रहे हैं वांछित जीन की पहचान और पृथक्करण। तो हमारा जो वांछित जीन है वो हमारे प्रयोग पर डिपेंड करेगा, हम किस प्रकार का वांछित जीन परपोषी कोशिका में भेजना चाहते हैं। जैसे मान लो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीन या हार्मोन उत्पादक जीन, ऐसा जो भी हमारा प्रयोग है उस प्रयोग पर डिपेंड करेगा। अब इस जीन को हमें पृथक करना है तो हम जानते हैं जीन डीएनए पर होता है और डीएनए में कोशिका में होता है और कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। तो सबसे पहले हमें डीएनए को अलग करने के लिए कोशिका भित्ति गलाने वाला एंजाइम काम में लेते हैं। तो ये कोशिका भित्ति गल जाएगी और डीएनए प्राप्त हो जाएगा। अब इस डीएनए पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग करेंगे तो हमें वांछित जीन प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा पहला चरण पूरा हुआ। अब दूसरा चरण शुरू कर रहे हैं क्लोनिंग वाहक का चयन। तो ये क्लोनिंग वाहक के रूप में आप प्लाज्मिड, जीवाणु भोजी या कोस्मिड ले सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपका वांछित जीन कितना लंबा है। जैसे अपन ने कल पढ़ा था, अगर 5 से 10 किलो बेस पेयर तक है तो प्लाज्मिड,
25 किलो बेस पर जीवाणु भोजी और उससे बड़ा है तो फिर कॉस्मिड का उपयोग करो। अब तीसरा चरण पढ़ते हैं आरडीएनए का निर्माण। ये तीसरा चरण शुरू हो रहा है। तो ये हमने वाहक लिया है यानी प्लाज्मिड लिया है और हम उसको एंडोन्यूक्लियस से काट देंगे तो ये हमें प्लाज्मिड का कटा हुआ भाग प्राप्त हो गया। और ये जो आपको लाल दिख रहा वो हमारा पहले चरण में प्राप्त वांछित जीन है। अब इन दोनों को लाइगेज द्वारा जोड़ने पर आरडीएनए प्राप्त हो जाएगा। तो तीसरे चरण में हमने 2 एंजाइम पढ़े, लाइगेज और एंडोन्यूक्लियेज। कुछ और एंजाइम भी काम आते हैं जैसे मिथाइलेज, अल्कोहल फॉस्फेटेज, टर्मिनल फॉस्फेटेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेज। अब शुरू करते हैं हम इसका चौथा चरण जो है आरडीएनए का परपोषी कोशिका में स्थानांतरण। तो हमने आरडीएनए बनाया था और ये हमारी परपोषी कोशिका है। अब इस आरडीएनए को हमें इस परपोषी कोशिका में भेजना है। ये 2 प्रकार से कर सकते हैं अपन। पहला रूपांतरण, दूसरा पारक्रमण। रूपांतरण में आरडीएनए और परपोषी कोशिका को उच्च और निम्न ताप पर एकांतर रखते हैं। जैसे पहले उच्च पे रखा, फिर निम्न पर, फिर उच्च पर, फिर निम्न पर। ऐसा करने पर आरडीएनए परपोषी कोशिका में चला जाता है। और पारक्रमण में जीवाणु भोजी के द्वारा इस आरडीएनए को परपोषी कोशिका में पहुंचाया जाता है। अब 5वां चरण रूपांतरज परपोषी कोशिका की पहचान। ध्यान रखना इसमें एक परपोषी कोशिका नहीं लेते हैं, कई सारी परपोषी कोशिकाएं होती है और कई सारे आरडीएनए होते हैं। तो कुछ परपोषी कोशिका में आरडीएनए पहुंचता है, वो तो रूपांतरज होती है, और कुछ में आरडीएनए नहीं पहुंचता, वो अरूपांतरज होती है। तो हमें ये पता करना है कि हमारी रूपांतरज परपोषी कोशिका कौन सी है, और इसके लिए इस आरडीएनए पर पाए जाने वाले चिन्हित स्थल या वर्ण योग्य चिन्ह का उपयोग करते हैं। ये वाकई में जीन होते हैं जो 2 प्रकार के हो सकते हैं, मार्कर जीन और रिपोर्टर जीन। पहले देखते हैं मार्कर जीन। ऐसा जीन जो परपोषी कोशिका में आरडीएनए का चयन तो करेगा ही, साथ ही साथ उसमें बनने वाले मतलब परपोषी कोशिका में बनने वाले अवांछित उत्पादों को हटाएगा और विशेष लक्षण पैदा करेगा जिससे मालूम चल जाएगा हमारी कौन सी कोशिका रूपांतरज है। ऐसे जीन मार्कर जीन कहलाएंगे, जैसे टेट-आर जीन है, AMPR जीन है। तो रिपोर्टर जीन क्या होते हैं? ये परपोषी कोशिका में केवल विशेष लक्षण पैदा करके ही आरडीएनए का पता लगाते हैं, मतलब हमारी कौन सी कोशिका रूपांतरज है। जैसे ल्यूसीफरेज जीन, LUC जीन, ये जुगनू में होता है और अपन जानते हैं इसी जीन के कारण जुगनू चमकता है। तो जिस कोशिका में हमारा LUC जीन गया है वह परपोषी कोशिका चमकेगी और जिसमें नहीं गया वो चमकेगी नहीं। तो चमक के आधार पर रूपांतरज कोशिका की पहचान कर ली जाती है। अब 6वां चरण है वांछित जीन की अभिव्यक्ति। तो जो हमने वांछित जीन भेजा है उस वांछित जीन का उत्पाद बनना शुरू हो जाता है तो हम ये समझेंगे हमारे वांछित जीन की अभिव्यक्ति हो गई। तो इस प्रकार ये 6 चरणों में आनुवंशिक अभियांत्रिकी कार्य करती है। अब एक ये GMO क्या होता है? GMO का पूरा नाम है आनुवंशिक रूपांतरित जीव। वाकई में जो परपोषी कोशिका है वो ही हमारी GMO कहलाती है। धन्यवाद।